गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो भारतीय राजनीति को या भारतीय जनमानस को क्रांति के लिए तैयार करने वाले जो लोग थे और उन लोगों में जो सर्वप्रथम जिन व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है जो वास्तव में भारतीय जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करते थे, उनमें से एक मिस्टर तिलक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। उनके जन्म से लेकर उनकी डेथ तक के जो उन्होंने मुख्य जो कार्य किए या जिन घटनाओं या कार्यों या कार्यों के लिए जिनके लिए तिलक को जाना जाता है, उन कार्यों के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। चाहे वो लेखन कार्य हों, समाचार पत्र हों, ओरेमन एक बुक और थी उनकी जो शायद मैं बताना ध्यान से रह गई थी। ओरेमन तिलक की बुक थी गीता रहस्य और द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, हमने बात कर ली थी। ठीक है, समाचार पत्र जो उत्सव उन्होंने प्रारंभ किए थे पिछले वीडियो में वो सब हमने चर्चा कर ली है। तो मैंने बताने का प्रयास किया है कि क्यों और किन किन आधारों पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं तिलक से संबंधित। ठीक है, तो आप उन प्रश्नों को देखें, उनके बुक्स को, समाचार पत्रों को और उत्सवों को और उनका भारतीय जनमानस को जोड़ने के पीछे या लोकमान्य कहलाने के पीछे क्या लॉजिक था, उन सब बातों का आप देखें, उनके बारे में थोड़ा अपने दिमाग में मंथन करें, माइंड में थोड़ा सा विश्लेषण करें और उसके बाद आप देखें कि आप तिलक को उसी तरह जानने लगेंगे जिस तरह से उनको जानना चाहिए। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि आप अगर तिलक को जानना चाहते हैं या किसी भी विचारक को जानना चाहते हैं तो जब आप उसको पढ़ें तो आप उसके अनुसार सोचने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति की उस समय क्या सोच रही होगी। आज जिस तरह से आपके साथ आपको जो परिस्थितियाँ उचित नहीं लगती हैं आपके लिए या समाज के किसी अन्य वर्ग के लिए, तो आप उसका विरोध किस तरह से कर सकते हैं, उनको सुनकर या उनको देखकर आपके विचारों में किस तरह परिवर्तन आते हैं। ठीक ऐसे ही परिवर्तन तिलक के मन में ब्रिटिश शासन को देखकर, भारतीयों पर किए गए उनके अत्याचारों को देखकर या भारतीयों की अज्ञानता या शिक्षा के प्रति जो समर्पण कम हो रहा था या अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो समर्पण बढ़ रहा था, उसके प्रति जो आक्रोश था, उस आक्रोश ने ही उनमें कहीं ना कहीं समाज सुधार से पहले राजनीतिक सुधार के बारे में चर्चा करना उन्होंने उचित समझा। देखें, आइए देखते हैं हम। कल हमने जो पढ़ा था जीवन परिचय, अगर हम उसको कह दें, उस जीवन परिचय के आगे आज हम तिलक के जो सामाजिक सुधार हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा समाज सुधार से मतलब अगर हम लें तो वे तात्कालिक बुराइयां कह दें या समाज में उस तात्कालिक समय में, या अगर हम आज वर्तमान के समाज सुधार की बात करें तो जो हमारे वर्तमान समय में जो चीज़ें समाज के लिए अडॉप्टेबल नहीं हैं या फिर समाज के एक वर्ग के द्वारा उनको ज़बरदस्ती उनका पालन किया जा रहा है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई सामाजिक आधार नहीं है या किसी भी तरह से वो मानवों के लिए उचित नहीं है, चाहे हम कह दें जीवों के लिए उचित नहीं है, तो ऐसी प्रथा को धीरे धीरे समाज से हटा देना या प्रचलन से हटा देना, चाहे वो कानूनी माध्यम से हो, समाज की जागृति जन जागरण के आधार पे हो या किसी अन्य माध्यम से हो, वो क्या कहलाएगा? समाज सुधार कहलाएगा। देखें, पहले तो हम इसका मतलब देखें। अप्रचलित या हम कह दें अप्रचलित या अप्रासंगिक कानूनों या रीति रिवाजों को प्रचलन से बाहर कर देना। प्रचलन से क्या कर देना? बाहर कर देना। या उन पर प्रतिबंध लगा देना। क्योंकि
वे मानव व अन्य जीवों के लिए गरिमापूर्ण जीवन में बाधा बनते हैं। ठीक है, जब वो आपके गरिमापूर्ण जीवन में बाधा डालते हैं तो ऐसी बाधाओं को दूर कर देना ही या ऐसी बाधाओं का विरोध करना एक सजग या शिक्षित मानव का कर्तव्य माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मिस्टर तिलक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे और सामाजिक रूप से भी सक्रिय थे, सजग थे, तो उनका मेन उद्देश्य ही था कि समाज में धीरे धीरे क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब भारत में उस समय 2-3 परंपराएं चल रही थी, परिपाटियां चल रही थी। एक तरफ राजा राम मोहन राय सुधार करना चाह रहे हैं, दयानंद सरस्वती सुधार करना चाह रहे हैं, वहीं तिलक भी सुधार करना चाह रहे हैं। तो आप देखें कि ये हमारा क्या हो गया, समाज सुधार हो गया। ठीक है, अब इस समाज सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने दायित्व और दायरे निश्चित कर लिए। ठीक है, अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक एक तरफ कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो मिस्टर तिलक ने देखा कि जो कांग्रेस की जो रणनीति है, अनुनय विनय विज्ञापन ज्ञापन देकर अपने कार्यों को परिपूर्ण करने की जो रीति है, वह रीति हिंदुस्तानियों को या भारतीयों को एक याचक के रूप में प्रस्तुत कर रही है और ब्रिटिश साम्राज्य को दाता के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए वो उनके प्रयासों से नहीं चलना चाह रहे थे। यही प्रभाव उनके सामाजिक सुधारों को लेकर भी उनकी विचारधारा पर पड़ा है। इसकी चर्चा करते हैं, आगे देखें तो ये आपको पता लगेगा कि सामाजिक सुधार या समाज सुधार होता क्या है एक्चुअली। अब आप देखें आज के समय में कहीं भी सती प्रथा नहीं है, पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, कहीं कहीं किसी मात्रा में दी जाती है, लेकिन जितना व्यापक स्तर पर पहले दी जाती थी उस स्तर पर आज नहीं दी जा रही है। तो आज आपकी आकांक्षाएं कुछ और होंगी और उनको प्राप्त करने के लिए आप अलग तरह से प्रयास करेंगे, और वो जब वो प्रयास सफल हो जाएंगे या उन प्रयासों के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं या उन सामाजिक सुधारों के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो आपको समाज सुधार की श्रेणी में रख सकते हैं। तो समाज सुधार की आवश्यकता तो निरंतर बनी रहती है, क्योंकि समाज जो है वो निरंतर प्रगतिशील है, विकासशील है, तो उसके विचारों में भी निरंतर परिवर्तन आवश्यक होता है। आगे देखें आप, लेकिन अब यहाँ पर धारणा क्या बन गई कि मिस्टर तिलक जो हैं, मिस्टर तिलक के बारे में उन्हें सुधार विरोधी माना गया, पुरातन पंथी माना गया, या परंपरावादी भी माना गया। यानी ऐसा वातावरण निर्मित किया गया कि मिस्टर तिलक के लिए ऐसा वातावरण निर्मित किया गया कि जैसे कि तिलक किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। तो हम इसके कारण की चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि क्योंकि देखिए जिस तरह से हम शाम को न तो रात कह सकते और न दिन कह सकते, जब तक कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं आ जाए सामने, तब तक हमारे मन में उसके प्रति एक तरह का विरोधाभास या एक तरह का असमंजस बना रहता है। तो तिलक का एक अपना दृष्टिकोण था सामाजिक सुधारों को लेकर, और तिलक का जो दृष्टिकोण था वो आसानी से सभी के समझ में नहीं आ रहा था, या वो इतना सरल नहीं था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का अधिकार दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को या उस संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करता है। हर कोई संविधान पढ़े तो अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो व्याख्या होनी चाहिए वो व्याख्या की जाती है संविधान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी बात विशेष को लेकर क्या सोचता है, क्या समझता है, या तो वह खुद स्पष्ट करे या उसके एक्ट से ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति वास्तव में उसके प्रति क्या विचार रखता होगा। तो जब हम बात करते हैं कि सुधार विरोधी कहा गया, क्योंकि इन्हें ये जिस तरह से सुधार चाहते थे अंग्रेज या भारतीय समाज में सुधार चाहते थे, राजा राम मोहन राय जो भी अन्य जो थे, उनकी गति के विरोध के कारण वो उनके उन तरीकों का विरोध करते थे कि इस तरीके से समाज में सुधार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस कारण उन लोगों ने मिस्टर तिलक की छवि ऐसी बना दी कि जैसे वो बहुत गुस्सैल हों, बहुत उग्रवादी हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, भारतीयों को पुरानी पद्धतियों में ही रखना चाहते हैं। तो ऐसी सहमति बनी।
तो इसके कारण लोगों ने तिलक को समाज सुधारक के रूप में याद नहीं रखा है। हम भी जब भी समाज सुधारकों की बात होगी तो राजा राम मोहन राय आएंगे, दयानंद सरस्वती आएंगे, या विवेकानंद का नाम लिया जा सकता है, राष्ट्रवादी प्रखर व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया, लेकिन तिलक का नाम नहीं आता। तिलक का नाम आएगा उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने में, यानी अपनी भावनाओं को, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रखर रूप से सबके सामने रखने वाला एक व्यक्ति, यानी एक उस दृष्टिकोण से ही हमेशा तिलक का विश्लेषण किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि उनके सुधारवादी रूप में किस तरह की कोई कमी रही या किस तरह की कोई खूबी रही। अब कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित थी। तो हम बात कर लेते हैं पहले ही विवाह के लिए इनको जो सबसे बड़ा जो इन्होंने विरोध किया, विवाह के लिए सहमति कानून जो आया 1891 में, इसका मिस्टर तिलक के द्वारा विरोध किया गया। अब इसमें क्या किया गया था कि विवाह की उम्र को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी 10 से 12 वर्ष की उम्र कर दिया गया, यानी विवाह या वैवाहिक संबंधों की उम्र 10 से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 12 कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है, यहां देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मांग किसी भारतीय के द्वारा की गई हो बेशक, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उम्र है विवाह के लिए सहमति या विवाह संबंध बनाने के लिए जो सहमति है, उसकी उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि वो जो स्त्री, तिलक को कहां दिक्कत हो सकती है, स्त्री जिसकी शादी अवयस्कता में हो गई, 12 वर्ष की उम्र कोई बड़ी बात नहीं है, 10 वर्ष की उम्र भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि अंग्रेजी पद्धति में तो 10 से 12 किया गया। जिस स्त्री जिसका अवयस्कता में विवाह हुआ है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह जब वयस्क होगी, वह स्त्री जब वयस्क होगी तो वह अपनी शादी तोड़ सकती है, यानी अलग हो सकती है, यानी एक तरह से विवाह विच्छेद यानी तलाक दे सकती है जब वो वयस्क हो जाएगी। ऐसा इसने प्रावधान किया गया था। तो अब यहाँ पर तिलक ने इसका विरोध किया। हालांकि एक घटना हुई थी कि बंगाल की एक लड़की थी जिसकी एज 18 वर्ष थी, उसके हस्बैंड की उम्र 35 वर्ष थी। उसके विवाह के बाद संबंध बनाने की जबरदस्ती या उस पर जाति की गई, उस कारण उस बालिका की मृत्यु हो जाती है। उस कारण ये विवाद इतना खड़ा हुआ और ये एक्ट, इस एक्ट की मांग की गई और इस एक्ट को लागू भी कर दिया गया। अब तिलक के कहने के वहाँ उस पक्ष तक तो ठीक है, लेकिन जब वो स्त्री अपने विवाह को वहाँ पर छोड़ सकती है, तलाक दे सकती है या उस शादी को मानने से क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है। कब? जब वो अवयस्कता से वयस्कता की उम्र तक आएगी, यानी वो शादी इतने समय तक वैलिड रहेगी। तो ऐसा कानून जब बन जाएगा तो शायद भारत में तलाकों की बाढ़ आ जाएगी, या जो शादी जैसी जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था खंडित होने का डर पैदा हो गया तिलक के मन में। या ऐसा कह दे कि तिलक ने इसे ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप माना। यहाँ पर देखिए, अभी और बात करेंगे हिंदू विवाह पद्धति में या हिंदू धर्म में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार का जो हस्तक्षेप था वो तिलक को पसंद नहीं आया। तिलक ने विरोध किया। तो तिलक के जो विरोध करने का जो मेन कारण था, वो मेन कारण इतना ही था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह से हिंदुओं के मामलों में या हिंदुओं के जो धार्मिक मसले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करे। इस आधार पर ही वो विरोध करते, और कोई उनकी बड़ी बात नहीं थी कि वो बिल्कुल इस कानून का विरोध करते हैं, या इस कानून का विरोध करने का कारण था कि हमारे घर के मसले हम स्वयं सुलझाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कानून बना और ये कब तक रहा?
26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, इसको 26 जनवरी 1950 तक ये कानून लागू रहा, कार्य करता रहा और बाद में इसको हटा दिया गया 26 जनवरी के बाद, क्योंकि हमको हमारा संविधान मिल गया था। तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये भारतीयों के हस्तक्षेप को, अब यहाँ पर कुछ लोगों को जब उनको पता लगेगा कि तिलक इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि भारतीय महिला वर्ग, पारसी एक व्यक्ति है, उनके द्वारा इसका समर्थन किया गया, महिला संगठनों के द्वारा उसका समर्थन किया गया, क्योंकि महिलाओं की एक तो आयु बढ़ रही थी विवाह के लिए और दूसरी बात उन्हें शादी को से का जो संबंध था उसे बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिल रही थी। तो तिलक इस बात का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं, लेकिन क्या वहाँ की नारियों या महिलाओं को अधिकारों की प्राप्ति हो गई या उनको वो जो चाहिए था वो मिल रहा है या कुछ ऐसा, मतलब तलाक किसी तरह का कोई समाधान नहीं होता, यानी समस्या का इस तरह का समाधान नहीं होना चाहिए। और हस्तक्षेप भी ब्रिटिश सरकार का भारतीय या हिंदू धर्म में नहीं होना चाहिए था। तो इस बात को लेकर मिस्टर तिलक का विरोध रहा और कई लोगों ने उन्हें इस कारण से पुरातनपंथी, सुधार विरोधी मान लिया या परंपरावादी मान लिया। ठीक है, तो ये विवाद आपकी समझ में आया होगा कि तिलक कहीं से भी समाज सुधार के विरोधी नहीं है, बस उनका एक अपना दृष्टिकोण है, अपना एक नज़रिया है, अपना एक तरीका है जिसके आधार पर वे समाज को या समाज सुधार को लागू करना चाहते हैं, उसके समाज सुधार के लिए काम करना चाहते हैं। आगे देखें, और अगर हम ज़्यादा आगे चलना चाहते हैं तो अब देखें जैसे मैंने कहा कि तिलक का दृष्टिकोण अलग है, वो विरोधी नहीं है। समझाने या समझने का तरीका बेशक अलग हो सकता है, लेकिन इससे कोई व्यक्ति सही या गलत साबित नहीं होता है। तो तिलक का जो तरीका था या तिलक का जो दृष्टिकोण है, तिलक खुद भी समाज को सुधारने की प्रति समर्पित हैं, सुधार करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस दृष्टिकोण के 3 मुख्य बिंदु हैं। देखें, पहला एक बिंदु जो आता है पहला बिंदु है कि राजनीतिक परिवर्तन यानी मिस्टर तिलक जो हैं वो राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, कहीं आप मुझ पर आरोप लगा दें, उनके अनुसार सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सामाजिक परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन करना। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी, या हम कह दें मुगलों के आने से पहले भी, भारतीय समाज की परिस्थितियाँ या स्थितियाँ बेहतर थी, ऐसा कहा जाता है। पर्दा प्रथा या नाता प्रथा या जो भी प्रथाएं हैं जो व्यापक स्तर पर अभी वर्तमान में थी ब्रिटिश शासन के दौरान, सती प्रथा, ये प्रथाएं ऐसी थी जो उस समय प्रचलित नहीं थी। मुगल काल और उसके बाद अंग्रेज़ों के कार्यकाल के दौरान इन प्रथाओं का जोर रहा। उससे पहले और उसके बीच के दरमियान जो कुप्रथाएं समाज में आ गई थी, तो वहाँ पर उनका कारण मिस्टर तिलक के अनुसार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। अगर वाकई में सामाजिक सुधार करना है तो पहले राजनीतिक परिस्थितियों को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे शिवाजी के शासनकाल के दौरान सामाजिक कुरीतियाँ, जो सांप्रदायिक सद्भाव था, उसको बढ़ाने का काम किया किसने? राजनीतिक व्यक्ति ने, मतलब राजा ने। तो राजनीतिक व्यक्तित्व या राजनीतिक प्रणाली जहाँ अपने आप परिवर्तित होती है, वहाँ सामाजिक दशाएं, सामाजिक परिस्थितियाँ भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसा तिलक का मानना था। इसलिए उन्होंने क्या कहा? पहली प्राथमिकता किसको दी? राजनीतिक परिवर्तन को। देखिए, तिलक समाज सुधार के पक्षधर थे। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन वे समाज सुधार से पूर्व
राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते थे। मैंने आपको समझाया अभी क्यों, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन करना तब और भी आसान हो जाता है। आगे देखिए आप, फिर उनका मानना था, यानी तिलक का मानना था सामाजिक आर्थिक नैतिक आदि परिवर्तन आदि परिवर्तनों की राजनीतिक परिवर्तन प्रथम पूर्व शर्त थी। प्रथम पूर्व शर्त थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब आप यहां देखिए, ये इनके कारण, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समाज सुधार तो होंगे ही, समाज निरंतर प्रगतिशील होगा, समाज स्वतः भी अपना सुधार कर सकता है, समाज में एक क्षमता पाई जाती है कि वह अपनी बुराइयों को साइड करता चले और अच्छाइयों को स्वीकार करता चले। लेकिन इसके लिए किसी पर निर्भर हो जाना या किसी एक व्यक्ति को ऐसी जिम्मेदारियां दे देना या किसी बाहरी व्यक्ति को खासकर ऐसी जिम्मेदारियां देने के पक्ष में वो नहीं थे। इन्होंने कहा कि सभी तरह के परिवर्तन होने चाहिए, सभी तरह के सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन इन सुधारों से पूर्व सामाजिक आर्थिक नैतिक सुधार आवश्यक हैं। लेकिन इनकी जो पूर्व शर्त है पहली, वो है राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि भारत में जो उस समय राजनीतिक सत्ता थी उसका स्थायी रूप से भारत में रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत पर शासन करना, भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति का पालन करना। तो वह किस उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है, वह किस उद्देश्य को लेकर ये कार्य करेगी, इस पर तिलक को संदेह था। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उस राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, हमें स्वशासन या स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके बाद हम किसी सामाजिक सुधार को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी राजनीतिक जागृति क्योंकि समाज तो इतने सालों से चल ही रहा है, भारतीय समाज। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन में जो हस्तियां या ब्रिटिश शासन की जो परंपराएं थी, साम्राज्य थे, वो नष्ट हो गए। ठीक है, संस्कृति विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई एक बार। लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन काल से चली आ रही, निरंतर चली आ रही, तो इसकी कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं, कुछ अपनी क्षमताएं हैं, उनके कारण। तो वो कह रहे हैं कि राजनीतिक जागृति समाज सुधार से पूर्व आवश्यक है। और मैंने बताया कि वो अंग्रेजों के किसी भी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते थे। तो पहला इनका जो दृष्टिकोण है समाज सुधार के प्रति, वो है कि राजनीतिक परिवर्तन पर ये क्या देते थे, बल देते थे। तो यहाँ पर भी लोगों ने इनको थोड़ा सा गलत समझने का या उनके मन में मिस्टर तिलक के प्रति भ्रांति उत्पन्न होने का कारण रहा। दूसरा देखिए, पश्चिमीकरण का विरोध, वेस्टर्नाइजेशन का विरोध करते थे। ठीक है, ये मिस्टर तिलक के समाज सुधारों की दूसरा बिंदु है, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप देखें, जैसा कि मैंने यहां तक बताया, तो यहां पर आप देखें तिलक पश्चिमीकरण के प्रबल विरोधी थे।
यानी ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोधी थे। यानी वो भारतीय समाज सुधार में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में किसी वास्तव में कोई समाज सुधार करने का ही एकमात्र उद्देश्य लेकर नहीं आए थे। वह ये चाहते थे कि भारतीयों में किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार की या तो छवि अच्छी बने या फिर उनमें फूट डालने का वो काम करें। ठीक है, तो आप देखिए कि तिलक ने विरोध करना प्रारंभ किया, वो विरोध आगे जाकर कांग्रेस के विरोध में बदल गया, कांग्रेस का वैचारिक विभाजन हो गया। उसके बाद कांग्रेस पर जो अत्याचार हुए गर्मपंथियों पर, उसके कारण जो एक माहौल बना उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण किए जाने का ही उन्होंने क्या किया था, पश्चिमीकरण का ही योगदान था, इसलिए गांधी जी इसका विरोध करते थे। तिलक भारतीय समाज के मूल्यों में प्रबल आस्था रखते थे या अगाध उनकी आस्था थी। वे समाज सुधार के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। अब इसका भी क्या कारण है? देखो इसका कारण क्या है कि अंग्रेज हमको तो क्या समझते थे, याचक। हम तो क्या उनके लिए भिखारी जैसी मानसिकता रखते थे हमारे प्रति, और खुद को क्या समझते थे, दाता। तो तिलक इस बात का विरोध करते थे कि हम हर बार उठकर उनके पास क्यों चले जाते हैं, उनके पास जाने की हमको आवश्यकता कहाँ है। हमारे मूल्य इतने महान हैं, हम अपने मूल्यों का अध्ययन करते हैं, अपने मूल्यों को बढ़ाते हुए भी भारत में या हमारे समाज में सुधार कर सकते हैं। पश्चिम पर हमारी ये निर्भरता, इसलिए तो गांधी भी कहते थे, या कई लोगों ने कहा कि, या गांधी ने तो कहा कि अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है वह सिर्फ, या अंग्रेजों का जो समाज सुधार है वो भारतीयों के अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति पैदा कर देता है। अंग्रेजों के लिए, भारतीयों में उनके लिए नौकर तैयार कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी कहा गया कि काले अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मूल्यों में जो परिवर्तन आया, या मूल्यों से विहीन जो शिक्षा मिली, या मूल्यों से विहीन समाज सुधार जो हुआ, उस समाज सुधार का कहीं ना कहीं योगदान रहा। आप देखेंगे कि कानून बनाने के बाद, अभी और आगे चर्चा करेंगे तीसरे में, कानून बनाने से ही किसी चीज़ को लागू किया जाना पॉसिबल नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे देखिए आप, भारत की जो महानता है उसको नष्ट करने का काम किया किसने, इस डिपेंडेंसी ने। क्यों नहीं होना चाहते थे? एक तो मैंने आपको पहले बताया, इससे भारत की जो महानता है वो नष्ट हो जाती है। यानी वो भारतीय परंपराओं का या भारतीय मूल्यों का पश्चिमीकरण करने का क्या कर रहे हैं, विरोध करते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीयों की डिपेंडेंसी उनको कहीं ना कहीं उनके पतन की ओर ले जा सकती थी। तो मिस्टर तिलक ने इस बात का विरोध किया कि कुछ भी हो जाए, पश्चिमी आधार पर भारतीयों का समाज सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें। इससे पहले हम देखें, और कहीं ना कहीं इससे यह भी प्रतीत होता था कि भारतीय या ब्रिटिश भारतीय संस्कृति को कम आंकते थे, यानी वह हमें अपने बराबर का नहीं समझते थे। इस तरह के कानूनों को लाकर वह भारतीयों को बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार ने आप में परिवर्तन या सुधार करने का महान कार्य किया है, अतः आप अपनी स्वामी भक्ति या राजभक्ति हमारे प्रति बनाए रखिए। आगे चलें। तीसरा जो उनका पक्ष था या उनका दृष्टिकोण था समाज सुधार को लेकर, वो था, उनका मानना था
कि ताकत या बल के प्रयोग से सुधार नहीं किए जा सकते। ठीक है, समाज सुधार दबाव नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तिलक का मानना था कि जो समाज सुधार है, आप कानून बनाकर या प्रशासन की सहायता से अगर कोई समाज सुधार करेंगे तो वो समाज सुधार स्थायी नहीं होगा। कानून के भय से आप कुछ समय के लिए तो उस कुरीति को रोक सकते हैं, लेकिन स्थायी तौर से उस कुरीति का समापन नहीं किया जा सकता, ऐसा मिस्टर तिलक मानते थे। तो धीरे धीरे अगर मैं कहना चाहूँ कि मिस्टर तिलक जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते समय गर्मपंथी हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं समाज सुधारों को लेकर नरमपंथी रवैया अपनाते थे। यानी वो मानते थे कि धीरे धीरे सामने वाले के मन में परिवर्तन लाकर या उसको जागरूक करके ही समाज सुधार किया जाना चाहिए, न कि कानून बनाकर। क्योंकि कानून के पीछे कानूनी बल तो होता है, राजनीतिक बल तो होता है, लेकिन सामाजिक या जन सामान्य का बल उसके पीछे काम नहीं करता। ठीक है, और जब आप जनजागृति के माध्यम से समाज सुधार करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी दहेज प्रथा है, दहेज का कानून बन गया है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन फिर भी दहेज समाज से समाप्त नहीं हुआ है। बाल विवाह अब भी होते हैं, आखा तीज या देवउठनी एकादश को तो होते ही हैं, कानून बना हुआ है, जबकि क्योंकि उनके पीछे जो जागृति होनी चाहिए थी वो नहीं है। अभी सरकार ने मृत्यु भोज को लेकर कानून बनाया है, लेकिन मृत्यु भोज कुछ समाजों ने स्व विवेक से ही समाप्त कर दिया और वह अभी समाप्त होने की ओर अग्रसर है। कानून बनने से पहले भी और कानून बनने के बाद भी कई बार वो कुरीतियाँ कारगर हट भी जाती है, समापन भी हो सकता है, लेकिन समापन वहाँ स्व स्वीकृति से नहीं होता है, तो उसके वापस खड़े होने की संभावनाएं बन जाती हैं। आगे देखें, या इसको मैं और सरल कर दूं, दबाव पूर्वक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तिलक जहां एक गर्मपंथी या गर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वे बलपूर्वक समाज सुधार नहीं करना चाहते थे। नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके लिए जन जागृति को सही मानते थे। व्यवस्थापन या ब्रिटिश सरकार के कानूनों के द्वारा स्थायी समाधान नहीं हो सकता था, स्थायी समाधान नहीं हो सकता था। सती प्रथा समाप्त हुई थी, लेकिन सती प्रथा 1987 में हुआ था शायद लास्ट, उसके बाद या उससे पहले भी कई प्रयास हुए थे सती किए जाने के। हालांकि कानून बना, लेकिन जनजागृति जैसे जैसे हुई तो उतनी मात्रा में या उस कानून से भी ज़्यादा रोकने का काम जनजागृति ने किया। तो यही बात मिस्टर तिलक कहते थे कि सुधार होना चाहिए, लेकिन कानून बनाकर नहीं, जन जागृति के माध्यम से स्थायी समाधान हो जाएगा। और इसके लिए वो चाहते थे कि भारतीयों को उनके जीवन में, और दूसरी बात और कहते थे तिलक का उस समय के जो विचारधारा थी समाज सुधार को लेकर, वहाँ लोग कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। तो तिलक इस अवधारणा का विरोध करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को वही सुधार कहने चाहिए या उनका ही समर्थन करना चाहिए जो वो अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। क्योंकि एक दो समाज सुधारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन अपनी बेटियों की शादी उन्होंने छोटी उम्र में ही कर दी।
सामने किसी राजा को देखकर, या कि कोई अच्छा वर आ गया, राजा कहीं का बड़ी फैक्ट्री का मालिक या किसी अन्य प्रकार से, तो उसकी शादी अच्छा घराना कहकर उन्होंने, जबकि आजीवन उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन अपनी बेटी का या अपने परिवार का कोई मैटर आया तो उन्होंने उस बाल विवाह के विरोध को साइड में कर अपनी बेटी का विवाह। जबकि तिलक जो कि समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह 15 वर्ष की आयु में किया, उस समय की 12 वर्ष की आयु के भी 3 वर्ष अधिक हो जाने के बाद। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इनका भी मानना है। अगर मैं तिलक के रवैये से सोचूं तो हर व्यक्ति ये चाहता है, या हर व्यक्ति या हर समाज सुधारक को यही सोचना चाहिए कि कौन कौन से परिवर्तन समाज के लिए आवश्यक हैं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नहीं होने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। तो परिवर्तन सर्वप्रथम स्वयं में किया जाए। ठीक है, दूसरों पर आप इसको थोपे नहीं, थोपना नहीं है हमको, यानी यहां पर वो थोपने का विरोध करते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से, अपनी जागृति से, अपने सहयोग से, सामाजिक सहयोग से परिवर्तन लाया जाना चाहिए। तो अब जब उनका रवैया या नज़रिया इस तरह का है, तो इस रवैये या नज़रिए के कारण ही कई लोग मिस्टर तिलक को समझ नहीं पाते हैं, या वो तिलक को जानना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ये जो बात है, ये जो जन जागृति है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को भी चुनौती दे सकती थी। इसलिए उन्होंने इस दायरे से बाहर निकलते हुए उन्हें तिलक को परंपरावादी कह दिया, समाज सुधार का विरोधी कह दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अभी। तो अब तिलक के पास योजना क्या है, तिलक कौन सी योजना प्रस्तुत करते हैं जिससे कि समाज सुधार किया जाना चाहिए। समाज सुधार हेतु सोशल रिफॉर्म के लिए प्लान। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास समस्याएं नहीं होनी चाहिए। समस्याएं को तो हमें देखना होगा, या स्वतः भी उत्पन्न हो जाती है, आसपास देखेंगे जब आप, हमारे पास उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो ऐसा ही तिलक ने भी प्रस्तुत किया है। तिलक ने कहा सबसे पहले तो कि वो जो है सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव का विरोध करते थे। विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, अब सामाजिक विरोध का क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों ने हमारे इस कमजोरी या इस विकृति का ही उठाया है। हमारे समाज में आपस में एक दूसरे के छुआछूत, अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता है, उसकी वजह से समाज का एक वर्ग में मुख्य धारा से कट जाता है, और जो कट जाता है उसको ब्रिटिश सरकार अपने पास मिलाने का प्रयास करती थी, या वहाँ उस समाज में फूट डालने का प्रयास करती थी। इसलिए तिलक ने कहा कि मैं जो समाजगत ये सामाजिक जो भेदभाव हो रहे हैं उनका विरोध करता हूँ, और किया भी जाना चाहिए। जातिगत या धर्म आधारित भेदभाव का भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। उनका एक कथन है कि यदि छुआछूत ईश्वरीय अवसरों का या आदेशों का परिणाम है, यदि छुआछूत ईश्वरीय आदेशों का
देखो आगे सेंटेंस लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हम तिलक को ही पढ़ रहे थे। आदेशों का परिणाम है तो मैं ऐसे ईश्वर को नकारता हूं, तो मैं ऐसे ईश्वर को नकारता हूं। यानी उनका मानना था कि ये जो छुआछूत होती है वो ईश्वर के घर से नहीं होती है, उसमें इस परिणाम में तो मैं ऐसे ईश्वर को नकारता हूँ, इसका मतलब तो वो उस ईश्वर को भी नकार रहे हैं। उनका यहाँ पर ये कहना नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानेंगे, उनका कहना है कि ईश्वर किसी भी प्रकार से छुआछूत का समर्थन नहीं कर सकते। यानी ये ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा नहीं है। उदाहरण हजारों दे सकते हैं वो, जब भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं, रामायण महाभारत या कोई अन्य जितने भी उनके मस्तिष्क में थे, तो उनका मानना था कि अगर ईश्वर ऐसा करता है तो मैं उस ईश्वर को भी नकारता हूँ। यानी इनडायरेक्टली वो किसको नकारना चाह रहे हैं, ये जातिगत धर्म या सामाजिक रूप से जो भेदभाव किए जाते हैं उन भेदभावों का मिस्टर तिलक के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने क्या योजना बनाई या क्या उपाय दिए उन्होंने, तो उन्होंने गणेश उत्सव जो प्रारंभ किए थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, आप देखिए ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ दलितों को ही बुला लिया, दलित हरिजन जो दमित वर्ग उनको भी बुला ले, नहीं, क्योंकि वो दबे कुचले हैं, ऐसा भी नहीं है। या उन्होंने सवर्णों को भी, खाली सवर्णों को भी बुलाकर कार्यक्रम नहीं कर लिया। उन्होंने कहा दोनों का आना जरूरी है, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति आ सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है। तो आप देखते हैं कि अभी भी भारत में आज तो है ही है, तिलक ने ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो आइडियल एक उदाहरण था वो तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि मैंने बताया 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने में कहीं ना कहीं तिलक की भूमिका थी। सवर्ण, हरिजन, दलित, सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते थे। तो एक समस्या पर तो मुख्य जो समाज सुधार की आवश्यकता थी वहां उन्होंने, अब देखो मैंने कहा दृष्टिकोण, आलोचना की या नहीं की हमें ये जरूरी नहीं, लेकिन जो उन्होंने कार्यक्रम चालू किए, जो उनके एक्ट हैं, उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि मिस्टर तिलक किसी भी तरह के जातिगत, धर्म आधारित या सामाजिक भेदभाव का विरोध करते थे, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को क्या कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अब आगे चलें, देखें दूसरा, देखें इधर क्या योजना बनाई उन्होंने और क्या काम किए, उनके जो एक्ट। तिलक के द्वारा अपने समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में आ रहे परिवर्तनों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। यानी समाज सुधार से संबंधित जो भी खबरें होती थी, तिलक उनको अपने मराठा पेपर में या केसरी पेपर में छापने का प्रयास करते थे। वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना तो करते ही थे, या ब्रिटिश सरकार का जो पक्ष था या भारतीयों का जो पक्ष था उसको अपने न्यूज़पेपर में प्रस्तुत करते थे। साथ ही समाज में ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि समाज में सुधार किया जा सकता है, तो उन सुधारों को भी वो अपने न्यूज़पेपर में छापने का काम करते थे। ऐसा एक उदाहरण उन्होंने लिखा, इस व्यक्ति की जब प्रथम पत्नी की मृत्यु हुई, एग्जाम्पल ध्यान रखें, आपको याद रहेगा, जब ऐसा लिखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई आप तिलक के बारे में लिख रहे हैं। तो इन्होंने एक विधवा महिला से विवाह किया। एक शिक्षित
उच्च शिक्षित व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है तो जन सामान्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यानी उन्होंने कहकर नहीं, अपने एक्ट के माध्यम से समाज को सुधार के लिए प्रेरित करने का काम किया, और इस तरह की उनकी ये योजना ये सफल भी होती रही। जब लोग उन्होंने अपनी बेटी का विवाह 15 वर्ष की आयु में किया था। अब ये शब्दों से ज़्यादा ये व्यवहार या ये जो कृत्य हैं ये ज़्यादा प्रभावी रूप से समाज को सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखें, तीसरी जो बात थी या तीसरा जो परिवर्तन चाहते थे वो करना, या जिसकी योजना थी, वो था रूढ़िवादिता को समाप्त करना। कुछ लोग इन्हें रूढ़िवादी मानते थे। रूढ़िवादिता का समापन, और वो कैसे करेंगे ये देखें आप लोग। देखो, भारतीय समाज की या ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो प्रमुख कारण था वो था हमारे समाज का रूढ़िवादी हो जाना। जबकि भारतीय संस्कृति या जो भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो है विविधता, और वो विविधता कहाँ से आती है? जब हम दूसरे समाज, दूसरे वर्गों, दूसरी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को स्वीकार करके अपने में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे शामिल करना बंद कर दोगे, रुका हुआ पानी ही न खराब हो जाता, कई बार जो पानी ठहर जाता है वो पानी ही सड़ जाता है, तो निरंतर बहते रहना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आपने रुकने का प्रयास किया तो आप में रूढ़िवादिता आ जाएगी। आप किसी चीज़ को लेकर विशेष आग्रह करने लगेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो जो परिवर्तन नहीं करने की वजह से फिर हमारे अंदर ये कई सामाजिक बुराइयाँ आई। तो रूढ़िवादिता, अबे रूढ़िवादिता कहाँ से आई हमारे अंदर? उसका उन्होंने कारण दिया एक निरंतर जो विदेशी दास्ता थी, इस निरंतर रहने वाली विदेशी दास्ता के कारण हमारे समाज में क्या आ गई? रूढ़िवादिता आ गई। और रूढ़िवादिता ने हमारे समाज में परिवर्तन की धारा को क्या कर दिया? रोक दिया। अब इसका जो विरोध करना चाह रहे हैं वो इसके लिए कह रहे हैं मिस्टर तिलक किसका सहारा लेते हैं? शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से क्या लाया जाना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। ये परिवर्तन इस रूढ़िवादिता को क्या करेगा? समाप्त करेगा। और उनका मानना है क्योंकि वो इस धीरे धीरे वाला फार्मूला आएगा, क्योंकि जब ये दास्ता इतनी लंबी रही है 1757 से, अंग्रेजों की अगर बात करें तो 1757 से लेकर अगर मिस्टर तिलक तक की बात करते हैं तो लगभग 150 सालों का जो दास्ता थी उसको आप एकदम से समाप्त नहीं कर सकते। तो तिलक ने इसके लिए शिक्षा को परिवर्तन माना, और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज को प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन गौरवशाली जो परंपराएं हैं, दास्ता से पूर्व की, विदेशी दास्ता से पहले की, उनका ज्ञान कराया जाए। ये योजना बता रहे हैं वो। शिक्षा कैसी हो? प्राचीन और आधुनिक और तकनीकी ज्ञान में क्या बनाए? वो संतुलन बना के चले, ज्ञान कराया जाए। नवीन अनुसंधान किए जाएं, दर्शन की समझ विकसित की जाए, नव दर्शन का अध्ययन कराया जाए। तो जब इस तरह से काम किया जाएगा तो वह व्यक्ति कहीं भी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थन नहीं करेगा, ऐसा मिस्टर तिलक का मानना था। तो ये जो इनका दृष्टिकोण है, ये जो योजनाएं हैं, इस योजना के द्वारा ही भारतीयों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आया। 30-40 साल तक उनका पेपर काम करता रहा, और उस पेपर के माध्यम से उन्होंने लोगों की मानसिकता को बदलने के साथ साथ भारतीयता के प्रति भी उन्होंने एक गौरव की भावना भरने का काम किया। इसी का परिणाम था कि भारतीयों के माध्यम से विरोध करने का तरीका बदला, विरोध करने के माध्यम बदले। गांधी के आने के बाद वो अनुनय विनय की कांग्रेस में थोड़ी सी उसके खून में उबाल आया, थोड़ा जागरूकता आई।
थोड़ा सा अपने अधिकारों को लेकर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की भावना वहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो लास्ट बात जो तिलक ने कही वो देखें, और सुझाव दिए उन्होंने, वो देखें आप। देखें, सहमति जो विधेयक आया था उसके जो प्रावधान थे उसी तरह मिस्टर तिलक ने भी कुछ अपने प्रावधान दिए। क्या क्या प्रावधान दिए या क्या क्या उन्होंने बातें बताई कि लड़कियों की विवाह आयु न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं वैसे आप याद करें, या मैं यहां पर कह दूं वर और वधू के रूप में जब वो पहुंचे, लड़कों की विवाह आयु न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये सुझाव दे रहे हैं मिस्टर तिलक। तीसरी बात उन्होंने कही कि विवाह की अधिकतम आयु, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, यदि पुरुष पुनः विवाह करना चाहे तो उसे विधवा के साथ विवाह करना चाहिए, विधवा महिला के साथ। ठीक है, मद्यपान यानी अल्कोहल का प्रयोग बंद होना चाहिए। ये सामाजिक बुराइयों का एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का, ये उनके द्वारा दिए गए सुझाव हैं इस तरीके से, क्योंकि सती प्रथा 1829 में कानून बनाकर उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। विधवा विवाह का कई लोग समर्थन कर रहे थे, यानी इसका विरोध करते हैं ये छुआछूत का। ठीक है, दहेज प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए, दहेज प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए, जो आज तक भी नहीं हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, छुआछूत आज भी कानूनी रूप से तो समाप्त हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको समाप्त करना अभी बाकी है। मद्यपान, कई राज्यों में जैसे बिहार, गुजरात में शराब पर क्या लगाई गई है, शराब निषेध है, लेकिन क्या वहाँ के लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, ये एक विवाद का विषय हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले से ज़्यादा पी जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या तस्करी बढ़ गई है क्या, या सामाजिक अपराध, हम बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कानूनी रूप से या वैधिक रूप से वो चीज़ें क्या हो गई हैं, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनके प्रति जागृति नहीं आई थी, कानून बनाया गया। जिस दिन जागृति आएगी या वो व्यक्ति स्वयं तैयार होंगे तो उन्हें अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वो खुद मना कर देंगे। ठीक है, आगे देखें। और
आप उस समय क्या होता था, विधवा जो महिला होती थी उसके बाल काट दिए जाते थे, इस तरह से कई तरह के उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो तिलक इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा विधवा महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए जाने चाहिए, अत्याचार नहीं किए जाए। जो परंपराएं थी या रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो आप देखें उम्र 14, 20, 40 विधवा महिला के साथ करेगा, कोई दूसरा विवाह करना चाहता है पुरुष, मद्यपान का विरोध, छुआछूत का विरोध, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो कानूनी रूप से, और विधवा महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए जाने चाहिए, यानी उन्हें कुरूप नहीं किया जाना चाहिए। बाल काट देना, ये कर देना, वो कर देना, साड़ी पहनने पर, रंगीन कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाया जाना, एक कमरा दे देना, उसमें अंधेरे कमरे में रहना, इस तरह के जो अत्याचार होते थे वो नहीं किए जाने चाहिए। आगे चले। समाज सुधार के लिए तिलक शिक्षा को आवश्यक मानते थे, यानी शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए सबके द्वारा, यानी ये सामाजिक सुधार का या सुधार के लिए सबसे प्रमुख हथियार किसको मान रहे हैं, वो शिक्षा को। आगे चलें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनता में शिक्षा में भी धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि भारत कहने को ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि भारत में धार्मिक जो शिक्षा है उसका, धर्म का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखें। जो भी व्यक्ति समाज सुधार का समर्थन करते हैं या समाज सुधार के लिए कार्य करना चाहते हैं या समाज सुधार के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आमदनी का 20% हिस्सा क्या करें, डोनेट कर दें। उन कार्यों में, ऐसे कार्यों में या ऐसी संस्थाओं को क्या कर दें, डोनेट कर दें। या संस्थाओं को स्वेच्छा से 20% हिस्सा आमदनी का दान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इनको और एक बार इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये मिस्टर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किए गए सामाजिक सुधारों को मैंने आपको स्पष्ट करने का काम किया। अब आपको कहीं से लगते हैं अगर तिलक की वो पुरातन पंथी हैं या कहीं से वो विकास नहीं करना चाहते या समाज को सुधार नहीं कर, समाज में सुधार नहीं आने देना चाहते, तो ये मानसिकता आपकी थोड़ी सी गलत हो सकती है, दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अगर आप ये उसी तरह का विरोध है जिस तरह का सुधार आप चाहते हो, जिस तरह का सुधार आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, वो किस तरह का सुधार चाहते हैं। ठीक है,
आज के ज़माने के हिसाब से आप थोड़े मॉडर्न हो सकते हैं, वो थोड़े से बैकवर्ड हो सकते हैं, और आप आने वाली पीढ़ी के हिसाब से बैकवर्ड हो सकते हैं और वो आपसे मॉडर्न हो सकते हैं उनके विचारों से। लेकिन वास्तव में नैतिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। समाज में जो बलात्कार है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मॉरल हमारी जो एजुकेशन थी या जो हमारी धार्मिक शिक्षा या धर्म के डर से हम पाप नहीं करते थे, वो धीरे धीरे मानसिकता, उसमें साइंस आ गया, उसमें तार्किकता आ गई, उसमें हर चीज़ ऐसी आ गई जिसका विरोध अंग्रेज़ों ने करना प्रारंभ किया था। यानी हमारी शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा को हटा दिया गया और रीजनिंग, तार्किकता, साइंस सब चीज़ें ऐड कर दी गई, लेकिन नैतिक शिक्षा सिर्फ कुछ छोटी क्लासों तक ही शामिल है। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज कानून बहुत बन रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुधार यहाँ पर स्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहे। सामाजिक अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी का विरोध करते थे मिस्टर तिलक। उनका मानना था, अग्रेशन था उनमें, माना वो उग्रवादी थे, लेकिन उग्रवाद को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। समस्या का स्थायी समाधान ढूंढें, स्थायी तौर से समाज का सुधार करें, इस तरह की बात करते थे। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक में हम देखेंगे इनके राजनीतिक विचार अगले वीडियो में। तब तक आप इसको याद करें, आप इसको देखें, मंथन करें। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कई बार, इसमें से प्रश्न क्या क्या आते हैं कि पूर्व शर्त, तिलक के अनुसार समाज सुधार की पूर्व शर्त क्या थी। तिलक के अनुसार समाज सुधार से आप क्या समझते हैं, या समाज सुधार से तिलक का क्या आशय था। आ जाती है कि विवाह के लिए सहमति का तिलक के द्वारा विरोध क्यों किया गया। इस तरह के कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, या 150 शब्दों का समाज सुधार पर भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे और उन राजनीतिक विचारों के आधार पर हम तिलक के राजनीतिक दृष्टिकोण को परखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू।